गोरखपुर में आप जब अंडर ट्रेनिंग थे तो आपने वहाँ एक बड़ा हादसा होने से रोका था एक गांव में। तो पुलिस सूचना आई कि किसी थाने के किसी पर्टिकुलर गांव में कोई गया है। अब गांव वालों ने घेर लिया है, पुलिस को भी घेर लिया है और जिन लोगों ने मारा था उनको भी घेर लिया है, बंधक बना लिया है। ये लास्ट खबर थी, फायर ब्रिगेड गाड़ी भी चली गई थी। डीके ठाकुर ने आनंद भदौरिया को घसीटा, रगड़ा और उनको लेकर के थाने गए। के साथ कोई रहम नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। उसमें एक पुलिस के अधिकारी ठाए ठाए की आवाज मुंह से निकाल रहे हैं। कैसे पुलिस सामंजस्य को ऐसे बरकरार रखती है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी बात करें आज। हुड़दंग ना हो, कहीं भगदड़ ना हो। लेकिन परफेक्ट होने का दावा नहीं कर सकते, गलती हमसे हो ही सकती है। 12th फेल पिक्चरें बनती हैं तो एकदम गरीब हैं, एकदम है कि आप इन सब चीज अफोर्ड नहीं कर सकते जी, फिर आप कहाँ कर पाएंगे। सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, कठिन परिश्रम। अब की परीक्षा में यूपीएससी की और आपके जमाने की परीक्षा में कितना फर्क है? युवाओं के लिए ज्यादा जानने लायक दो बातें बताना चाहूंगा। फिर यूपीएससी कैसे निकाल लेगा, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आप क्या पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गुरुकुल में पढ़ूं। खुद आईएएस थे वो और आपको डिसाइड किया कि आप गुरुकुल में पढ़ें। यस, माताजी ने विरोध किया कि भाई आप पढ़े मैथ और इंग्लिश, आप बन गए आईएएस। वो व्हाई 5 times you have given the attempt? सोचते हैं कि साहब हमने पढ़ाई ये की और यूपीएससी तो ये पूछ रहा है, यूपीएससी में होने वाला हम कहाँ दे पाएंगे। ऐसी बात नहीं है जी। महिला वैज्ञानिक को 27 घंटों तक कॉल पे रखा। जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में है वहाँ पर इंडिया के लोगों को ही स्लेव बना ले, साइबर स्लेव। पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी एजेंसी कभी भी आपको ना तो व्हाट्सएप कॉल करती है ना वीडियो कॉल करती है। 5,000 रुपए का बेचारे के साथ जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसकी मदद करती है। निचले तबके का व्यक्ति अगर नेता बनना चाहे तो उसको विधायक जी या सांसद जी पहले डरा देते हैं कि भैया चुनाव लड़ने में इतना पैसा लगता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास शो न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के इस स्पेशल पॉडकास्ट पर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मैं अपने इस पॉडकास्ट पर एक ऐसी हस्ती को लेकर आऊँगा, ऐसी हस्ती को अपने साथ वाली कुर्सी पे बैठाऊंगा जिनकी बातों से आपको कुछ सीखने को मिले, जिनसे आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिले जो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी पर लागू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की राहें, मुश्किल राहें आसान हो जाएंगी। इसी कड़ी को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बहुत ही बड़े अफसर यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मेरठ जोन श्री ध्रुवकांत ठाकुर जी आज मेरे साथ हैं। एडी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए आपने समय निकाला है, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपका पॉडकास्ट मुझे करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पॉडकास्ट को बहुत लोग सुनना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी जर्नी को सुनना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं उसी, आप डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे? नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, ध्रुवकांत जी कहकर मैं आपको संबोधित करूँगा। तो सर, ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी एक जर्नी जो शुरू हुई, 2 बहनों का एक भाई, पिता की बहुत ही छोटी उम्र में मृत्यु हो जाना, देहांत हो जाना, उसके बाद इतने बड़े पद पर आप पहुँचे। मुझे लगता नहीं कि ये राह इतनी आसान रही होगी, बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी। शुरुआत मैं इसी से करता हूँ सर, आपकी यात्रा को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपकी यात्रा को बहुत सारे लोग समझें और मोटिवेशन प्राप्त करें। जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि, और मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे युवा हैं आज के और जो ऊंचे पद की ख्वाहिश रखते हैं, जीवन के ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए समझना ज़रूरी है कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो ज़रूरी नहीं है जी। आप कितने मजबूत हैं और आप कितने सक्षमता से उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उसके अनुसार आपकी जीवन की यात्रा तय होती है, उसकी दिशा निर्धारित होती है। जैसा आपने कहा कि मेरी उम्र काफ़ी कम उम्र में ही, अल्पायु में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और उसके बाद तब तक मैं गांव में पढ़ रहा था, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। गांव सरकारी स्कूल में मैंने कक्षा 3 तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जो मेरे चाचा जी थे, जो बिहार में आईएएस हुआ करते थे, श्री हरिनंदन ठाकुर जी, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गुरुकुल में पढ़ूं। अच्छा, गुरुकुल में? खुद आईएएस थे वो और आपको डिसाइड किया कि आप गुरुकुल में पढ़ें? यस, ये बहुत बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प है, 2 बार दिलचस्प है। मैं पहली दिलचस्पी बता रहा हूँ अभी जी। जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गुरुकुल में पढ़ूं, गुरुकुल में जाऊं, संस्कृत पढ़ूं, वेदों को पढ़ूं। जी, गुरुकुल में तो संस्कृत की, शास्त्रों की, वेदों की बात होती है, धर्म की बात होती है। बात होती है। तो उस समय मुझे अभी भी याद है, और बड़ी चर्चित कहानी हमारे परिवार में, कि मेरी माताजी ने इसका विरोध किया। अच्छा। उन्होंने विरोध इसलिए किया कि मेरे पिताजी 4 भाई थे, सबसे बड़े भाई ये चाचा जी थे जो मुझे गुरुकुल में भेजना चाह रहे थे, और भेजा भी उन्होंने जी।
तो उन्होंने मैथ इंग्लिश वगैरह वगैरह पढ़ाई की, बिहार में IAS रहे, बिहार में सेकेंड टॉप मोस्ट जो पोस्ट है डेवलपमेंट कमिश्नर, उस पोस्ट से रिटायर हुए थे वो। ओके। और जो उनके नंबर दूसरे चाचा थे हमारे जी। उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी, वेद अच्छा। पढ़ा था, तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, गांव में पंडिताई कर रहे थे और गांव में खेतीबाड़ी कर रहे थे। ओके। तो मेरे चाचा जी जो मुझे गुरुकुल भेजना चाह रहे थे, उनका ये तर्क था कि हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, जी। संस्कृति धर्म परंपरा के वाहक हैं, तो हमारे एक भाई ने संस्कृत पढ़ा कि उनके जो अगली पीढ़ी है, जो हम लोग 11 भाई थे, अच्छा, चारों भाइयों के, उनके सबके पुत्रों संतानों को मिला करके 11 भाई थे जी। तो 11 में से सबसे छोटा मैं। अच्छा, आप सबसे छोटे? सबसे छोटे। तो 11 में किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ा, तो उन्हें लगा कि ये परंपरा समाप्त हो जाएगी, सूख जाएगी, तो उन्होंने कहा कि चलिए ध्रुव संस्कृत पढ़ेगा, आप संस्कृत पढ़ें। पढ़ेगा। माताजी ने विरोध किया कि भाई आप पढ़े मैथ और इंग्लिश, तो आप बन गया IAS, आपके दूसरे भाई संस्कृत पढ़े तो गांव में पंडिताई कर रहे हैं जी। यदि आपको धर्म संस्कृति का इतना ही शौक था तो अपने बच्चों को पढ़ाते? अपने बच्चों को पढ़ाए। आपको मेरे बच्चे को पढ़ाए। बिल्कुल ठीक बात। और उनका कहना था कि मैं अपने बच्चे को जज बनाना चाहते हो। अच्छा। हाँ, बट सी वाज ओवर रूल्ड। ओके। ये तो थी एक यात्रा जो दूसरी बिल्कुल तरफ ठीक गई, है। जो मैं गुरुकुल में लेके गई। जी। और जब मैं गुरुकुल में गया तो वहाँ सीधे कक्षा 8 में या कक्षा 9 में पहुँच गया, बीच के 5 कक्षाएं मैंने पढ़ी ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसी परंपरा, वहाँ पहुँच गया, वहाँ पढ़ाई करना प्रारंभ किया, संस्कृत वेद वगैरह वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। तो वहाँ जो पहली जो परीक्षा हो रही थी लोगों की, वो मध्यमा कहलाती है, मध्यमा, जो जी। 10th स्टैंडर्ड की होती है। जी। तो उसमें हमसे एक सीनियर बैच जा रहा था एग्जाम देने के लिए, उसी समय उसका कुछ सिलेबस बदल गया था। अच्छा, सिलेबस बदल गया? कुछ बदल गया था, कुछ नए नए सब्जेक्ट भी आ गए थे। ओके। तो उन नए सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए जैसे एक नए टीचर आ गए थे, जी। तो कैप्सूल कोर्स करके पढ़ाते थे। तो मैं भी उत्सुकता बस जाकर उनके बीच बैठ जाता था, जबकि मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, बैठ जाता था। फिर जब वो लोग परीक्षा दे के, बचपन में क्या पता चलता है आप क्या कर रहे हैं, 10 साल की उम्र थी, 11 साल की उम्र थी। और जब वो लोग परीक्षा दे के आए, मैंने क्वेश्चंस देखे, तो मैंने हल्ला करना शुरू किया कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, मुझे क्यों नहीं परीक्षा देने दी गई। तो उसका परिणाम ये रहा, अगले साल मुझे कहा कि आप भी जाकर परीक्षा दे लो। आप भी दे लीजिए। तभी परीक्षा दे दिया, तो फिर उसी प्रवाह में फिर मध्यमा, फिर उपशास्त्री, शास्त्री, पूरी पढ़ाई होती रही। पूरी पढ़ाई होती रही उसी में। तो सारी मैंने उसके हिसाब से संस्कृत का आप 10th कह लें, जी। 12th कह लें, ग्रेजुएशन कह लें, जी। पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं करता चला गया उसी क्लास में। ओके। तो अब जब दूसरी जो जानने लायक, युवाओं के लिए ज़्यादा जानने लायक दो बातें बताना चाहूँगा। जी। पहला तो कि आपकी दिशा कैरियर की, जीवन की पहले से कोई निर्धारित नहीं होती, किसी को पता नहीं होता है। मैं भी जब तक वहाँ पढ़ रहा था गुरुकुल में मैंने पूरा ग्रेजुएशन किया वहाँ पर। ओके। यानी कि वेद शास्त्र और पुराण और धर्म सनातन, ये तो आपने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है जो विषय था मेरा। क्योंकि जब आपने मध्यमा और सब उसी में किया, PhD तक आपने पढ़ाई की? नहीं, PhD में नहीं की थी। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सब मैंने JRF जरूर किया था, वो बाद में बताऊंगा। ओके। तो जब तक मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो मैं अपने कैरियर के बारे में सोचता था कि मेरा कैरियर क्या हो सकता है। जी। मुझे लगता है एट द बेस्ट किसी संस्कृत स्कूल में, हाई स्कूल में मैं आप अध्यापक हो सकता है। यही मेरी जी बेस्ट या मैक्सिमम ये सोच रहती थी। तो वहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दरभंगा आ गया। अच्छा। ये गुरुकुल बहुत अच्छे जगह पर है, सब लोग जानते होंगे, मंदार पर्वत का नाम सुना होगा। मंदार पर्वत, जी बिल्कुल। अच्छा, मंदार पर्वत, जिस मंदार पर्वत के माध्यम से बताते हैं कि वो समुद्र का मंथन हुआ। जी। तो मंदार पर्वत की तलहटी में ये गुरुकुल था। मंदराचल पर्वत भी बोलते हैं, मंदराचल ही बोलते हैं, जी। मंदार पर्वत ही बोलते हैं। तो वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं यहाँ आ गया, दरभंगा आ गया, यूनिवर्सिटी है वहाँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ओके। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो भी उसी लाइन में, आचार्य डिग्री। अच्छा, वो आचार्य की डिग्री आपने आचार्य डिग्री कहते हैं, आचार्य डिग्री मैंने ली वहाँ पर। जब आचार्य डिग्री करते करते मैंने कैरियर के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि एट द बेस्ट किसी संस्कृत कॉलेज में, जी, विश्वविद्यालय में प्राचार्य हो जाएंगे, लेक्चरर हो जाएंगे। वहाँ करते करते मेरे पास उम्र पूरा पड़ा हुआ था। मैंने कहा मैंने 5 क्लासें पढ़ी ही नहीं थी। जी। वहाँ जब गुरुकुल से बाहर आके दरभंगा आया, तो मुझे कुछ ये सब चीज़ें, प्रतियोगिता, दर्पण और वगैरह वगैरह कुछ पढ़ने की आदत शुरू हुई। ओके। तो देखें क्या चीज़ है। तो जो मेरे साथी लोग थे, कुछ लोग, तो उन्होंने कहा, तभी वहाँ पर बिहार PCS की परीक्षा हो रही थी, तो कुछ लड़के आए थे, तो हम लोग के साथ ही हॉस्टल में रुक के परीक्षा दे रहे थे। तो उनको परीक्षा दे के मेरे जो कुछ साथी थे, उन्होंने, जो मुझे जानते थे, उन्होंने कहा कि ध्रुव एक बार तुम अटेम्प्ट जरूर मार लेना। जी। और हो या ना हो अलग बात है। उनको लगा कि अटेम्प्ट देना चाहिए, करने लायक मटेरियल ये है। ओके। उनको लगा कहीं। अच्छा, उनको आपको देख करके आपके
बारे में जान समझ के उनको लगा कि नहीं इसका मटेरियल है। फिर वहाँ रहते थे, मैंने दरभंगा रहते रहते दो काम किया। एक तो पटना यूनिवर्सिटी में MA संस्कृत में मैंने एडमिशन ले लिया। अच्छा, MA संस्कृत में? हाँ, वो तो बहुत आचार्य डिग्री थी। जी जी। और वहीं रहते रहते ये एक JRF एग्ज़ाम होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्ज़ाम। ओके। उसका कहीं विज्ञापन निकला था, मैंने देखा तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। उसकी परीक्षा हुई, समय नहीं आया, उसमें मेरा सिलेक्शन JRF हो गया। रिसर्च फेलोशिप मुझे मिल गई, जिससे मैं बाद में जैसे अपना रिसर्च वगैरह कर रिसर्च किया जी। फिर पटना आ गया, तो पटना आ गया, फिर पढ़ते पढ़ते फिर वो धारा बदल गई। हाँ, पटना में एक और कहानी जी हुई, इंपॉर्टेंट कहानी हुई। पटना में मेरी माता जी थी, अब माता जी का रोल दोबारा आता है। अच्छा, पहले तो उनका रोल था कि भैया संस्कृत क्यों पढ़ाना चाह रहे हो, अब दूसरा रोल आया। तो पटना में मेरे एक्सटेंडेड फैमिली सब रहती थी। ये जो चाचा जी लोग थे, खैर चाचा जी नहीं रहे, हाँ बताना भूल गया जी। मैं 78 में मैं गुरुकुल ज्वाइन किया। ओके। और 2 साल बाद उनका देहांत हो गया था। ओके। चाचा जी जो वहाँ मुझे ले गए थे, तो उनके एक्सटेंडेड फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा था, मुझे याद है 87 या 88 की बात है। ओके। तो माता जी वहाँ थी, तो सब जगह चर्चा कर, सबको लगता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है और ये है वो वगैरह है। तो उन्हें कहीं चर्चा की कि ध्रुव मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो किसी ने कहा कि आपका बेटा ध्रुव पढ़ने में बहुत अच्छा है, उससे कहीं UPSC वगैरह दे। अब तो पता चला कितना अच्छा है। ठीक बात। तो मैं माता दोबारा जब कहीं भी गया, मैं भी वहाँ गया, तो मुझे माता जी ने कहा कि भाई तुमको UPSC देना चाहिए। मैंने कहा ऐसे UPSC वगैरह कुछ नहीं है। मैंने कहा कि मेरी डिग्री UPSC लायक ही नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है? नहीं, मैंने बात टालने के लिए कहा। आपने टालने के लिए कहा? तो माता जी फिर रिसर्च में पड़ गई, अपने हिसाब से रिसर्च में। उन्होंने 10 जगह बात की, तो लोगों ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर माता जी मेरे पर सवार हो गई, नहीं तुमको परीक्षा देनी। मैंने कहा मुझसे कहाँ ये सब कहाँ पढ़ाई की है, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा तुम्हें इसमें 4 बार जो है सो तो मिलता है, वो अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है जी। तो 4 बार अटेम्प्ट मिलता है, 4 बार दे, तुम्हारा ना हो में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। तो एक शुरुआत वो भी उन्होंने भी की। ओके, माता जी ने भी आप? हाँ। तो फिर जब मैं पटना आ गया और जब देखने लगा, तो फिर मुझे लगा चलो एक बार तैयारी कर ही लीजिए जी। तो एक तो मैं बता रहा था कि कैसे जीवन की कि मतलब आपने जैसे बताया कि मतलब पहले से कोई निश्चित नहीं होता, पहले से कोई लाइन तय नहीं हो सकती कि आप पैदा होते ही ये सोच लें कि मैं ये बन जाऊंगा, तो वो संभव नहीं। आपको रास्ते में जो चीजें पड़ती हैं, सीखने को मिलती हैं, सिखाती है, वो आपको सब कुछ सिखाती है। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभी ये होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि साहब हमने पढ़ाई ये की और UPSC तो ये पूछ रहा है, UPSC में होने वाला, हम कहाँ दे पाएंगे। ऐसी बात नहीं है जी। मैं तो मोस्ट ऑफ टाइम संस्कृत पढ़ाई की। मुझे आज भी याद है कि मैंने कुल मिलाकर 5 पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दिया। ओके। एक बिहार का दिया जी, वहाँ पे ऑलमोस्ट। मैं सुन रहा था कहीं आप कह रहे थे कि आपने 5 दिए और आपने 5 क्लियर भी किए। हाँ। तो लेकिन वहाँ मैं एक कमेंट भी पढ़ रहा था कि 5 अगर क्लियर किए तो फिर 5 बार क्यों दिए, पहले बारे में ही क्यों नहीं आपने ज्वाइन किया। तो वो मुझे लगता है दर्शकों को बताना चाहिए आपको। मैं तो जानता हूँ हालांकि उसका उत्तर, लेकिन चूंकि मैं ये दर्शकों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, तो वो why 5 times you have given the attempt? 5 अलग अलग जगह की थी। एक तो पहले बिहार की थी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की। 2 थी MP की। अच्छा। MP PCS और MP में लेक्चरशिप का। मैं बता रहा था पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू। राइट। और 2 था UPSC का। 2 UPSC के अटेम्प्ट। तो बिहार वाले मेरा सिलेक्शन हो गया था, जो उसमें मेरी एज कम थी। अच्छा। उस एज के हिसाब से वहाँ मैं केवल डिप्टी SP के लिए सेलेक्ट हो सकता था। ओके। तो उस समय उस साल जो है सो डिप्टी SP की कोई वैकेंसी जनरल कैटेगरी की थी नहीं थी, तो वो फेज आउट हो गया। जबकि वहाँ जो डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हुए थे उनसे मेरा 100 नंबर ज़्यादा था। MP में 2 बार सिलेक्शन हुआ, 2 बार मैंने ज्वाइन किया। एक बार पहले असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में हुआ तो मैंने ज्वाइन किया। ओके। और दूसरी बार वहाँ पर SDM में डिप्टी कलेक्टर वो भी ज्वाइन किया। मैंने ट्रेनिंग की थी, 6 महीने ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग की उसकी भी आपने? ओके। और UPSC में सिलेक्शन हुआ था, पहली बार सिलेक्शन हुआ था मेरा, उसमें 299 रैंक आया था। और उसमें पहले डायनिप्स जो दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस डायनिप्स। अच्छा, डायनिप्स। हाँ, दानिक्स और दानिप्स दोनों अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल ठीक है। तो दिल्ली डायनिप्स के लिए हुआ था, बाद में उसी को अपग्रेड करके इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के लिए हुआ था। तो जब तक मैं ज्वाइन करता तो अगली बार फिर परीक्षा देकर पुलिस सर्विस हो गया। मैं ये बताना चाह रहा था कि जब मैं दे रहा था, लास्ट इंटरव्यू दे रहा था, तो जो चेयरमैन थी बोर्ड की, लेडी थी, तो उन्होंने हमसे इसी बात पर काफ़ी देर तक बहस की थी कि भाई तुमने ज़िंदगी भर केवल संस्कृत पढ़ा, तो तुम इसमें क्यों आना चाहते हो, तुमको इसमें कैसे ले सकते हैं हम लोग, अरे पब्लिक सर्विस में। तो मैंने समझाया था, मैंने कहा कि मैम इससे पहले कई बार मेरा सिलेक्शन हो चुका है, बिहार में सिलेक्शन हुआ है, MP में सिलेक्शन हो चुका ऑलरेडी, मैं वहाँ ज्वाइन भी किया हुआ हूँ। तो ये चेयरमैन UPSC चेयरमैन थी? हाँ। जिन्होंने नहीं, उस बोर्ड की। अच्छा, उस बोर्ड की। ओके, उस बोर्ड की इंटरव्यू बोर्ड
हमेशा यूपीएससी 5-6 बनते हैं। 5-6 बनते हैं जी, उस बोर्ड की पर्टिकुलर बोर्ड की जी चेयरमैन थी। ओके। तो उनके लिए भी हैरानी वाला विषय उनके लिए हैरानी वाली बात दोनों तरह की थी, कैसे आ गए, और उनको हैरानी के लगता था कि पता नहीं इस बैकग्राउंड के जी कैंडिडेट आकर के क्या करेंगे। हाँ, ठीक हो बात, सकता है उनके हिसाब से होता है जायज वैलिड क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक बात। तो और मुझे बहुत जगह लोग सवाल पूछते भी हैं कि जब आपने संस्कृत के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं तो फिर यूपीएस कैसे निकाल ले गए। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आप क्या पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी क्या है, क्या पावर है। मैंने कहा, कई बार लोगों ने कहा कि यूपीएससी क्या है। प्रीलिम्स परीक्षा अलग तरह की है। प्रीलिम्स परीक्षा तो ठीक है, आप रट्टा मार याद रहना चाहिए, वो जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें कोई आप नहीं कर सकते। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसके लिए आपको 3 चीज़ जरूरी है जी। आप कितना तेज पढ़ सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं, और परीक्षा के समय कब कितना तेजी से और कितना सही तरीके से उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जी नहीं, अब आप जैसे सर, अब तो आप बहुत सीनियर पुलिस पोजीशन पे हैं, ऑफिसर हैं, आप इतने बड़े अधिकारी हैं। आपके नीचे अब जो आपके विभाग को ज्वाइन करने वाले जो नए लड़के आते हैं, आपके अंडर ट्रेनिंग करते हैं, आप पुलिस ट्रेनिंग कैंप के भी अधिकारी रहे हैं, अब की परीक्षा में यूपीएससी की और आपके ज़माने की परीक्षा में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क समझते हैं? नहीं, 2 ही फर्क आया है जी। देखिए, एक फर्क आया, एक CSAT आ गया है पुलिस परीक्षा, जो हम लोग समय नहीं था। हम लोग समय जो पुलिस में 2 ही सब्जेक्ट होते थे, जीके या जीएस कहें, और साथ साथ एक सब्जेक्ट ऑप्शनल। ओके। अब प्रीलिम्स में ऑप्शनल समाप्त हो गया है, जीएस रहता है प्लस CSAT आ गया नया। इसके अलावा जो मेंस एग्जाम होते हैं उसमें हम लोग समय 2 ऑप्शनल लेते थे, अब ऑप्शनल 1 हो गया है, और जीएस के पेपर बढ़ गए। तो चलिए, तो सर ये तो प्रक्रिया बदली, और कुछ नहीं बदला है। इसके अलावा जैसे पहले मार्ग कठिन था या पहले मार्ग आसान था, या अब मार्ग कठिन है अब आसान है? नहीं, पहले ना पहले कठिन था ना अब आसान, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये डिपेंड कहाँ करता है आपने क्या परफॉर्म किया इंडिविजुअली, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जितने लोग एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उनमें आपका परफॉर्मेंस क्या है, उनके बीच आपकी परफॉर्मेंस क्या है जी। जो लॉट उस बार एग्जाम में आ रहा है उस लॉट में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। अच्छा सर, आपने जैसे 94 बैच के यूपी कैडर के अफसर हैं, तो 94 में उस वक्त में कंपटीशन कम था या अब कम है या बढ़ गया है? अब बहुत ज़्यादा बच्चे जो है IAS IPS बनने का सपना देखने लगे हैं, या उस वक्त भी ऐसे ही था? ये सो सपना करीब करीब हमेशा ऐसा ही रहा है, अच्छा, कम ज़्यादा नहीं रहा। मतलब जो वेरिएशंस मैंने देखा है, वेरिएशंस ये रहा है, कुछ स्टेट्स के लोग कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ स्टेट्स के लोग कम आते हैं। जैसे हम लोग समय में था कि यूपी बिहार के लोग ज़्यादा आ रहे हैं जी। अभी मैं सुनता हूँ कि नहीं, इधर राजस्थान के साउथ के आंध्रा वगैरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ये वेरिएशंस आ रहा है। कभी कभी ये वेरिएशंस आता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग कितने आ रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग कितने आ रहे हैं। ओके। तो हमेशा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा आते रहे हैं। ओके। पहले भी था, अभी भी था, बाद में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग कम आए, ज़्यादा ना आए, आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग आए, इसलिए बाद में कुछ पेपर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे एस्से वगैरह पेपर हमारे समय से इंट्रोड्यूस हो गए थे। ओके। 2 बार एग्जाम दे, एक बार एग्जाम में, पहली बार एग्जाम में इससे नहीं था, दूसरी बार में इससे था। अच्छा, ये छोटे छोटे वेरिएशन होते रहते हैं, वो बहुत मायने नहीं रखते हैं। तो आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए आसान है यूपीएससी क्रैक करना, या इंजीनियरिंग या मैथ या बराबर है सब कुछ? नहीं, जो डाटा आज के डेट में एम्पिरिकल डाटा है जी। उस बेसिस पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और चलती है कि आप वहाँ, आप बेशक आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कोई कहता है कि आप नागालैंड से भर दो तो वहाँ का क्रैक करना आसान है, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ कि वहाँ का कैडर से तो मतलब कुछ तो कोई वजह तो होगी ना सर, कि जो आजकल लोग दिल्ली के होने के बावजूद नागालैंड से भरते हैं, नागालैंड का कैडर का या यूपी में जैसे सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी होते हैं। परीक्षा कहाँ तरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट कैडर अलॉटमेंट होता है उसका अलग तरीका है। अच्छा, उसका क्या तरीका है सर? कैडर अलॉटमेंट तरीका ये है कि किसी पर्टिकुलर कैडर में जितनी वैकेंसी होती है जी, उसके 1/3 इनसाइडर आते हैं, मतलब स्टेट के रहने वाले। जी। 2/3 बाहर के आते हैं। 2/3 बाहर के आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में यूपी में 9 वैकेंसी है जी। IAS में या IPS में, तो 9 में 3 यूपी के लोग आएंगे, ओके। 6 लोग बाहर के आएंगे। भले ही यूपी के और लोग अवेलेबल हैं, जी। यूपी के लोग बाहर चले जाएंगे, बाहर के लोग यूपी में। जी। अच्छा, मेरा आपके साथ पॉडकास्ट करने का मकसद क्या था सर? बहुत सारी क्लासेस यूपीएससी की चल रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, वो राजनीति में भी चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। सबसे बेहतर जानकारी जो है, जिस पद पे व्यक्ति बैठे हैं वो अपनी जर्नी को बता सकते हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को उससे ज़्यादा आसान कोई समझाने वाला नहीं है। अब ऐसे में सर 12वीं फेल 12th फेल पिक्चरें बनती हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा ज़रूर आपसे, ठीक है? एक बड़ा ही कठिन परिश्रम करके एक व्यक्ति जो है वो यूपीएससी क्रैक करता है,
दिल्ली में आता है, मुखर्जी नगर में तमाम इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, मैं किसी का इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा। आजकल मुझे लगता है कि क्या ऐसे किसी आप जैसे बता रहे हैं कि आपके चाचा आईएएस थे, आपके परिवार में आईएएस रहे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डिबिया की रोशनी में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए सर बड़ी मुश्किल होती होगी ये रहा? देखिए मुश्किल तो होती है, पहले मानना पड़ेगा जी। आप जब यूपीएससी की तैयारी करने चलते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको वो माहौल चाहिए जी, एनवायरनमेंट चाहिए, जिस माहौल में आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ाई करनी है, क्या तैयारी करनी है। आप कितने ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हों, लेकिन आप चाहें कि हम एक गांव में बैठ करके, गांव में रह करके सब कुछ कर लेंगे, तो संभव नहीं है। मैं एकदम असंभव तो नहीं, लेकिन मैं रेयर कहूँगा, जी। क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या चाह रही। जैसे मैं भी जब तैयारी करने लगा तो फाइनली पटना में तैयारी किया ना, दरभंगा जब पटना आ गया, पटना जब एमए कर रहा था जी। और एमए करते करते मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हो गया था, मैं मध्य प्रदेश ज्वाइन कर लिया था, फिर बाद में पटना आकर के मैंने पढ़ाई करके पूरी किया। जी। तो एक तो आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी करने के लिए आपको माहौल चाहिए, जानकारी चाहिए, तो उस ग्रुप में रहें, उस ग्रुप के साथ रहें। नंबर 2, उसके रीडिंग स्टडी मटेरियल चाहिए ही चाहिए आपको। कुछ लोगों को कोचिंग भी चाहिए ही चाहिए, यदि आपके सब्जेक्ट है आप नहीं जान रहे हैं। जी। मैंने भी कोचिंग ली थी जी। पटना में ही कोचिंग ली थी, तो कोचिंग से आपको क्रैश कोर्स टाइप का हो जाता है, सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ती है। तो एकदम गरीब हैं, एकदम है कि आप इन सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते जी। फिर आप कहाँ कर पाएंगे। तो एकदम उस गरीबी जो कि जहाँ के आपको डिबिया की रोशनी में पढ़ना पड़ रहा है, जी, तो जरूर असंभव है। वो असंभव, लेकिन वो चमत्कार ही है अगर कोई हो जाता है, जो खबरें कभी कभार पढ़ने को मिल जाती हैं। मैंने नहीं देखा, मैंने से कोई खबर नहीं देखी कि डिबिया की रोशनी वाला कोई निकल गया हो। कोई भी निकला हो, कहीं न कहीं जैसे इतनी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी जरूर रही होगी कि कोई ना कोई पीछे मदद किया होगा या कुछ होगा, किसी न किसी ने कुछ किया ही हो, वो रहता ही रहता है। जो जरूरत है कि यदि मैंने कहा ना कि ठीक है, देखिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ के आए हो जी, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को कमांड कर सकते हैं। आर्ट्स के भी पढ़ के आए हो, आप सब सब्जेक्ट कमांड कर सकते हैं। जी। मैथ को कमांड नहीं कर सकते, साइंस को कमांड नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है। तो आर्ट्स का बैकग्राउंड का स्टूडेंट आकर के यूपीएससी में कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं ले सकता, मैथ नहीं ले सकता। हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट आकर के आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सकता है, कर सकता है, करता भी है। तो आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जब ग्रास्पिंग कैपेसिटी हो जाती है तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो आप कर सकते हैं। आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, कोचिंग भी कर सकते हैं, अपने सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं। अभी तो आपने देखा होगा कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की ना, जब ये कोविड टाइम आया, कोविड टाइम के दौरान आवश्यकता के अनुसार जैसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए जी। अब बहुत जगह लोग ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करते हैं। बहुत लोग दिल्ली नहीं आना पसंद करते हैं, दिल्ली में आए रहें, वहाँ खर्चा उठाएं, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं, उसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए। जो बेसिक नीड है उनको तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा भाई। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, क्लासेस चाहिए। इसके बिना तो आप कर नहीं कर सकते, उस माहौल में रहना ही पड़ेगा। इतना चाहिए, इसके बिना कोई। अच्छा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है सर? मतलब इसका कोई लिमिट या कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि कोई थे सज्जन थे, वो बता रहे थे कि वो दिल्ली में कोई जॉब कर रहे थे, नोएडा से दिल्ली कम्यूट करते थे, सवेरे मेट्रो से जाते, शाम मेट्रो से आते थे, मेट्रो से जाते आते हुए पढ़ाई कर लेते, तो उसी से उन्होंने क्लियर कर लिया। पढ़ा मैंने वो इंपॉर्टेंट ये नहीं उस पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट ये भी उससे पहले उनका क्या बैकग्राउंड है। ओके, अच्छा, पढ़ाई के टाइम से टेन्योर से ये डिसाइड नहीं होता कि आपने कितना ग्रास्प किया। ओके, सबकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब जैसे कोई अगर निचले तबके का व्यक्ति अगर नेता बनना चाहे तो उसको विधायक जी या सांसद जी पहले डराते हैं कि भैया चुनाव लड़ने में इतना पैसा लगता है, लेकिन बन तो रहे हैं, उसकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन हाँ, आप दिल्ली जैसे जगहों पे बन भी रहे हैं, सब जगह बन रहे हैं, हर एक बैकग्राउंड। यही तो हमारे लोकतंत्र की या ब्यूरोक्रेसी खूबसूरती है, वो भी है कि इसमें सब तरह के लोग आ रहे हैं, सबकी बात सुनी जा रही है जी। यही तो सच्चा लोकतंत्र है। बिल्कुल ठीक बात है। तो लोकतंत्र की आप विधायक सांसद की बात कर हैं या ब्यूरोक्रेसी की बात करें, IAS IPS की बात करें। कल ही मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ एक लेडी IAS प्रोफेसर ने ज्वाइन किया है जी। तो उन्होंने सिंपली बताया कि उनके पापा टीचर हैं दिल्ली में, और बन गई वो। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो कहने वाली बात है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता, पत्थर तो तबीयत से उछालो। सही है। तो आपके मैं कहीं कोट पढ़ भी रहा था, आप कह रहे थे कि सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, कठिन परिश्रम।
अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। लवासना में आपने भी ट्रेनिंग ली होगी, लाल बहादुर शास्त्री। लवासना में लेट ज्वाइन किया था और मैंने पूरी ट्रेनिंग नहीं की थी, क्योंकि जो पहला फाउंडेशन कोर्स मुझे बुलाया गया था, मैं तब तक मेरा IPS क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं सीधे NPA ज्वाइन किया था। बाद में 3 साल बाद मुझे लवासना बुलाया गया था फाउंडेशन कोर्स करने के लिए। मैं गया तो मुझे लगा कि ये सब तो जब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैंने पढ़ा ही हुआ है। तो पहला 1 सप्ताह किया था और बाद में पहला 2 सप्ताह किया था, बाद में 1 सप्ताह जाकर मैंने एग्जाम दे दिया था। आपको सबसे पहली पोस्टिंग में कहीं मैंने जानकारी जो आपके रिसर्च की, आपको सबसे पहली पोस्टिंग गोरखपुर में मिली। गोरखपुर में आप जब अंडर ट्रेनिंग थे तो आपने वहाँ एक बड़ा हादसा होने से रोका था। एक गांव में कोई शादी का कोई कार्यक्रम था, आपकी बहादुरी और आपकी सूझबूझ से वहाँ एक बड़ी घटना होने से शादी नहीं था। हाँ, बहुत ये तभी मैंने रोका जी। समझता हूँ कि मैंने कहा, मैं नहीं दावा करूंगा वो रुका। नहीं, आपने किया दावा, आप ही की सूझबूझ और आपकी बहादुरी से ही वो रुका। अगर आप प्रतीक्षा करते रहते तो आप ही, मुझे लगता है, अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे उस घटना मैं बताना चाहूंगा उससे मैंने एक बात और सीखी, जो मैं बात बताऊंगा जी, जो पुलिस अफसरों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घटना इस तरह की थी कि मैं अंडर ट्रेनिंग था, राइट, ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के दौरान मुझे किसी एक सर्किल का चार्ज दिया हुआ था। ओके। और तभी ये 96 की बात है। तभी संचार के साधन इतने कोई मोबाइल कहीं थे, दूर तक नहीं था, फ़ोन भी मुश्किल से कहीं मिलते थे। तो हम लोग यहाँ क्राइम मीटिंग भी SSP साहब की, क्राइम मीटिंग के बाद लोग वापस जा रहे थे, मैं भी लंच लेने गया था। तो पुलिस सूचना आई कि किसी थाने के किसी पर्टिकुलर गांव में कोई मर्डर हो गया है। मैंने कहा चलो मेरी गाड़ी लगाओ, मैं भी चलता हूँ। गाड़ी लगती जब तक खबर आई कि नहीं, उसमें जो मारने वाले लोग वो पकड़ लिए हैं, पुलिस भी पहुँच गई, पकड़े गए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। हम लोग निकल रहे थे, 5 मिनट आगे बढ़े होंगे, तब तक खबर आई कि अब गांव वालों ने घेर लिया है, पुलिस को भी घेर लिया है और जिन लोगों ने मारा था उनको भी घेर लिया है, बंधक बना लिया है। और 5 मिनट आगे बढ़े तो चला कि अब गांव वालों ने उनके घरों में आग लगानी शुरू कर दी है। ये लास्ट खबर थी। फायर ब्रिगेड गाड़ी भी चली गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा गाँव के बाहर, तो हमारे कुछ अफसर, कुछ पुलिस फोर्स खड़ी थी। अच्छा। और आगे से आग लगने वाले लोगों के भागने दौड़ने की नजर आ रहे थे। कोई जाने का अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। हम लोग पुलिस फोर्स का, हमने कहा कि नहीं इससे नहीं काम चलेगा, जब तक इंतजार करेंगे लोगों आने का, तो पता नहीं और क्या क्या हो जाए। तो हमने अपना हेलमेट और वगैरह वगैरह लगा करके लाठी चार्ज करने की मुद्रा में हम लोग आगे बढ़े। ओके। हम लोग को देख के वो लोग पीछे हट गए। ओके। पीछे हट गए, कोई किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया रिटेलिएट करने की। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा तब तक ऑलरेडी एक बंदे को उन लोगों ने मार करके, जो पंपिंग सेट होता है उसमें बांध करके उस पर पुआल डाल के जला दिए थे। एक बच्चे को जो घर होता है, घर ईंट का होता है, मिट्टी से बने हुए, उसको ईंट को हटा करके घर के अंदर घुस कर उसका गला दबा चुके थे। 2 घटना हो चुकी थी। यदि हम लोग और लेट करते तो और घटनाएं हो जाती हैं। तो उसे सीख एक मिली कि देखिए, आप पुलिस फोर्स हैं जी, आप सही करने जा रहे हैं जी, सामने वाले अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, उनका मोरल अपने आप डाउन होगा। बिल्कुल ठीक। और आप ट्रेंड पुलिस फोर्स हैं, आप कभी इस बात का इंतजार मत कीजिए कि वो 100 हैं तो हम लोग 100 होंगे तभी अटेम्प्ट करेंगे। हाँ ठीक है, बहुत कम पुलिस फोर्स पे नहीं होना चाहिए जी, बहुत अनावश्यक बहादुरी भी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि 50 लोग और 4 आके जाके भिड़ जाएं, वो भी संभव नहीं। लेकिन हम लोग 4 भी नहीं, हम लोग ज़्यादा लोग ज़्यादा थे। तो कई बार होता है, कई बार ये लॉ एंड ऑर्डर में कई प्रॉब्लम होता है कि पुलिस फोर्स थी, कई बार आरोप लगता है कि पुलिस फोर्स थी, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ऐसा हो गया, पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने जब भी मैं फील्ड में रहा, ज़्यादातर मैं फील्ड में ही रहा, लोग यही बताता हूँ कि आप पुलिस फोर्स हैं, आप ट्रेंड हैं, आप राज्य के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, और सिंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आर्म रिप्रेजेंटेटिव है, फोर्स रिप्रेजेंटेटिव है जी। आपको जाना, आपको उनका मुकाबला करना, यही आपकी ट्रेनिंग है। यानी कि सख्ती से डंडा लेकर अगर एक पुलिस अफसर खड़ा हो जाए, उसका असर पड़ता है। ये मैंने हमेशा देखा है। मैं इसलिए बताऊंगा कि मैं लखनऊ में, कैपिटल है अपनी जी, 2 बार रहा। एक बार एज SSP 17 महीने रहा, कमिश्नर भी रहे, फिर कुछ 21 महीने रहा जी। तो लखनऊ ज़्यादा चैलेंजिंग तो कहीं कुछ हो नहीं सकता जहाँ, और दोनों बार वहाँ मैं सत्ता का केंद्र है, राज्य विधानसभा वहीं है, सारे मंत्री वहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ में, राजधानी है, तो मुझे लगता है वो बहुत चैलेंजिंग पोस्ट होती है वहाँ की। दोनों बार असेंबली इलेक्शन के आसपास भी रहा, दोनों बार असेंबली इलेक्शन कराए मैंने। अच्छा, विधानसभा चुनाव कराया दोनों बार, 2012 में, हाँ 2012 में, फिर 2022 में। ओके। और 12 में अखिलेश यादव आए थे, मायावती की सरकार थी उस टाइम, और अखिलेश यादव चुन के आए जी। और 22 में फिर ये हुआ था। तो दोनों, जब असेंबली इलेक्शन आते हैं तो सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, सारे आंदोलन जी। अच्छा, 1994 के आप IPS ऑफिसर हैं। 94 से लेकर 2020-24 तक आपने कल्याण सिंह की सरकार भी देखी है, मुलायम सिंह यादव की सरकार भी देखी है, राजनाथ सिंह जी की भी सरकार देखी है, मायावती की भी देखी है, और अखिलेश यादव जी की भी देखी है, और अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भी आप अधिकारी हैं।
कितना फर्क आपको हर सरकार में नजर आया, और आज की सरकार से अगर आप उन सरकारों की तुलना करें तो क्या? मैं सबकी तुलना नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो फिर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा और हम लोग मैं कानूनी दृष्टि से पूछता हूँ कि क्या नियम में बदले, क्या? मैं जरूर बताऊंगा जी। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ग्रुप में लिया जाए जी। कि मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट सरकार में, जी, क्योंकि मैं इसमें इसी सरकार में मैं इंपॉर्टेंट पोस्ट पर आईजी बरेली रहा जी। 18 में पूरा, इसी सरकार में 21 महीने लखनऊ कमिश्नर लखनऊ रहा जी। और इसी सरकार में करीब 1 साल से मैं एडीजी मेरठ हूँ जी। और मेरठ एरिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ जी। इस सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी छूट है जी। और स्पष्ट संदेश से माननीय मुख्यमंत्री का अपराधी करता है तो उसका मुकाबला, यदि गोली चलाता है तो गोली मुकाबला गोली से करेंगे आप जी, गोली के सामने गोली से करेंगे, वहाँ उनके साथ कोई रहम नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। और इसी का परिणाम आपने देखा होगा, आप जहाँ बैठे हुए हैं और जिस एरिया कवर कर रहे हैं, जिस एरिया में आज जहाँ हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं जी, तो उसमें पिछले 7-8 सालों में जी जो अपराध की स्थिति में, कानून व्यवस्था स्थिति में बदलाव आया है जी, आमूलचूल परिवर्तन आया है, जिसको एक एक बच्चा जी अपनी जुबान से स्वीकारता है, कहता है, खुल के कहता है जी। वो आपने भी देखा होगा कि आप जो लोग कहते हैं मुजफ्फरनगर से लोग शाम के बाद निकलना बंद कर देते जी थे। मुझे वो तस्वीर आज भी बड़ा दहशत वाला माहौल, मन में भयावह स्थिति आ जाती है जब नाम सुनते हैं विक्की त्यागी गैंग का, जब नाम सुनते हैं सुनील राठी गैंग का, जब नाम सुनते हैं अनिल दुजाना गैंग का, तो बड़ी भयावह तस्वीरें आती हैं। और आज आप देखें तो सब पूरे मुजफ्फरनगर के पूरे रास्ते में जैसे तमाम जैसे शॉट हैं, तमाम ढाबे हैं, बड़े बड़े हैं, पता ही नहीं चलता, आपको लगेगा नहीं मुजफ्फरनगर में आप घूम रहे हैं कि दिल्ली में घूम रहे हैं, कोई अंतर नजर ही नहीं आएगा। बिल्कुल ये अंतर आया है, ये अंतर इस सरकार की रही है। मैं किसी और सरकार पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा जी, ये इन्होंने चेंज लाया है और इस चेंज यही इनकी जो यूएसपी है, यही यूएसपी, और इसी यूएसपी तो दूसरी बार चुन के दोबारा आ रहे हैं जी। अच्छा सर, ये और जानना चाहूँगा, कितना मुश्किल होता है पुलिस के लिए जब ताजिए निकलते हैं मुहर्रम के और कांवड़ यात्रा निकलती है, और आप जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिस पोजीशन पे, वहाँ कांवड़ यात्रा बहुत बड़े स्तर पे निकलती है और माननीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्प वर्षा के आदेश होते हैं, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता होगा पुलिस को व्यवस्था बनाए रखना, कंट्रोल करना। कैसे पुलिस सामंजस्य को ऐसे बरकरार रखती है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी बात करें आज। नहीं, जरूर बताऊँगा, मैं ताजिया भी बात करूँगा जी, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा ताजिया, सबसे ज़्यादा त्यौहार जो होते हैं इसको मुस्लिम समुदाय के, वो लखनऊ में होते हैं। लखनऊ में शिया सुन्नी का जो और विवाद है। और बरेली नहीं, बरेली के सामने कुछ नहीं। अच्छा, बरेली में रहा हूँ, बरेली आप रहे हैं, मैं बरेली का भी बताऊंगा। हाँ। लेकिन सबसे लंबा जी मुहर्रम का त्यौहार जो चलता है वो लखनऊ में चलता है। वो शिया समुदाय उधर 72 डेज का, नहीं शिया का भी सुन्नी का भी दोनों चलता है जी, शिया सुन्नी का। और आपको शायद मालूम हो, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लखनऊ में शिया सुन्नियों का विवाद था, उसके कारण कई सालों तक, कई दशकों तक रादर जी सारे जुलूस बंद थे। बाद दोनों पक्षों के बीच, प्रशासन के बीच, पुलिस के बीच बैठकर समझौता हुआ जी, फिर जुलूस निकालने शुरू हुए। ओके, कब से? अभी हाल नहीं, अच्छा, काफी दिन हो गए, काफी साल हो गए, लेकिन जब से निकल रहे हैं वहां पर जब मुहर्रम की पहली तारीख शुरू होती है तो 72 दिनों तक चलता है। लास्ट जो तारीख होती है 12 वफात के साथ समाप्ति होती है, लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है जी। पूरा जो पुराना लखनऊ है वो इसी में मुहर्रम और ताजिया और वगैरह लगा रहता है, समय लगा रहता है। जुलूसें निकलती हैं जिसमें 1000, 2000, 10,000, 20,000 तक लोग निकलते हैं। पुलिस फोर्स भी 100-200 हजारों की संख्या तादाद पुलिस फोर्स रहती है, चाहे पीएसी हो, चाहे RAF हो। वो मैंने वो भी वो त्योहार सारे एज SSP और एज CP दोनों रूप में निभाए हैं। उससे बड़ा मुहर्रम का त्योहार पूरे यूपी में कहीं नहीं होता। मैं पूरे देश की बात नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ का मुझे आइडिया नहीं है कि मैं लखनऊ में पूरे यूपी का आइडिया है। लखनऊ में जो मुहर्रम का त्योहार जितना बड़ा, जितना लंबा, व्यापकता पे होता है, जितना व्यापकता वो कहीं नहीं होता है जी। कांवर इस साल मैंने यहाँ निकाला जी। और कांवर भी आप जानते हैं, कांवर जितना व्यापक पश्चिम उत्तर, हाँ, मेरठ में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, और बिल्कुल वो उतनी व्यापकता पे कहीं नहीं, पूरे देश में नहीं जी, पूरे देश में नहीं। क्योंकि जब पूरे कांवर को मैंने जब स्टडी किया, देखा, करीब 20-25 दिन का था जी। यहाँ जो कांवर वाले जो मेरठ से क्रॉस करते हैं, मेरठ से या मुजफ्फरनगर से, दो हमारे मेन पॉइंट होते हैं, मेरठ और मुजफ्फरनगर। तो वो के लिए यूपी के नहीं होते हैं, यूपी के ही नहीं, गाजियाबाद, दिल्ली के ही नहीं, इसमें सबसे ज्यादा लोग हरियाणा के होते हैं। मुझे पहली बार जैसे मैंने भी डाटा देखा, मैं उत्तराखंड गया था मीटिंग करने के लिए, DGP साहब से मीटिंग थी, तो उन्हीं का डाटा देखा, चूंकि ओरिजिन उन्हीं ओरिजिनेट करते हैं जी। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत
जो यात्रियों कांवड़ यात्रियों की है वो हरियाणा की है। राजस्थान के लोग भी आते हैं जी और जगह लोग आते हैं। तो जब आपके यहाँ से गुजरते हैं तो आपके लिए तो यूपी के हों चाहे हरियाणा के हों चाहे राजस्थान को दिल्ली सबको आपको झेलना पड़ता है। जी तो उसके लिए जो व्यवस्था करनी पड़ती है वो व्यवस्था भी हम लोगों ने की। जी माननीय मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा की थी। इस बार प्रशासन के हमारे अधिकारियों ने इस बार भी पुष्प वर्षा की थी। जी सारे इंतजाम हम लोगों ने किए थे। हम लोग कोशिश करते हैं कि सकुशल निकटे, किसी को ज़्यादा दिक्कत ना हो, कहीं हुड़दंग ना हो, कहीं भगदड़ ना हो। और इस बार बड़ी कुशलतापूर्वक हाँ, इस बार कोई अप्रिय घटना इस बार नहीं, नहीं हुई। तो बहुत ही जो पिछले सालों भी दुर्घटना हुई तो वो केवल वो पिछले साल हुई थी, खासकर कि जबकि कांवड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी जी जी और उससे टच हो गया था इलेक्ट्रिक वायर जी। उससे तो उससे घटना हुई। बाकी ये छोटी मोटी घटनाएं जो गाड़ी तोड़ दी और वो सब चीज़ें नहीं, वो भी मैं बताना चाहूँगा वो गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। जी और इस बार हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है, इस बार तब तक रहा जी। हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी घटना ना के बराबर। तो गाड़ी हल्की सी टच हो जाती, शीशा टच हो जाता तो वो फिर वो ये आपका शीशा टच हो गया तो आप क्यों आक्रामक क्यों हो? बिल्कुल आप तो एक धार्मिक कार्य करने आए हैं जी। आप में तो और विनम्रता होनी चाहिए जी। आप में तो और श्रद्धा होनी हाँ, चाहिए। मैं खुद सनातनी हूँ, सनातन का बहुत सम्मान करता हूँ। हमेशा सनातन को प्रचार प्रसार करने में मेरी बड़ा अपनी कोशिश रहती है कि करूँ। लेकिन जब उस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं उस हाईवे पे, उस दौरान जाने से जो है डर लगता है। आप उस दौरान उस हाईवे से गुजरने में जो है डर लगता है। मुझे मालूम है मेरठ के लोग परिवार को लेके जाने लायक वो उस समय माहौल नहीं होता है वो, क्योंकि अब आम आदमी बहुत डरता है उस वक्त में। आप एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं कांवड़ियों से यही अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने व्यवहार को संयत रखें जी, संयमित रखें। आपके उदाहरण के लोग दाद दें, आपके उदाहरण के लोग सराहना करें, आपके कार्य आचरण व्यवहार की सराहना करें जी। ऐसा ना हो कि ऐसे इक्के दुक्के इंसिडेंट को लेकर के पूरे सनातन पे उंगली उठती है, सनातन पर सारे कांवरियों पर उंगली उठे जी। सब सारा समाज बदनाम होता है। आप भी जैसे लोग हैं कि महीने महीने पैदल चलते हैं जी, कष्ट को उठाते हैं, पानी लेके चलते हैं, श्रद्धा के साथ समर्पित करते हैं, भगवान शंकर पर समर्पित करते हैं। आपके बीच कुछ लोग ऐसे कार्य कर देते हैं जी जिससे वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अनहोनी वारदातें हो जाती। अच्छा, आपने कहा कि अगर पुराने समय को देखा जाए तो अब के पश्चिम उत्तर प्रदेश में और तब के पश्चिम उत्तर प्रदेश में बच्चा मानता है, स्वीकार करता है कि बहुत फ़र्क है। अब आप रात को जा सकते हैं, आपके मन में वो भय का माहौल नहीं है। लेकिन अब अपराध के तरीके बदल गए। अब जब घटना सुनने को मिलती है कि 3 करोड़ की लूट, साइबर ठगी मेरठ में हो गई, 27 घंटे को एक महिला वैज्ञानिक को 27 घंटों तक कॉल पे रखा, तो अब इसके लिए कितनी आपकी मेरठ की पुलिस और आपका मेरठ जोन कितना सजग है एडीजी साहब? आप सही कह रहे हैं। अब हम लोग जिस जमाने में जा रहे हैं ना वो साइबर क्राइम का जमाना है, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड का। देखिए, अपराध के जो पहले स्वरूप थे, आपने सुना होगा फिरौती हेतु अपहरण जी, बंद हो गए, ना के बराबर है। पूरा आपका जो यूपी राजस्थान, यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर हुआ करता था, चंबल का, भिंड का वगैरह का, सबका यहाँ से आप आगरा से स्टार्ट करते थे, वहाँ बांदा तक जाते थे जी। सब जगह पकड़ होती थी, पकड़ कहते थे। फिल्म भी बनी है, वो एक फिल्म बनी, बहुत सारी फिल्म बनी, बंद हो गए सारी जी। जो डकैतियाँ होती थी, बाकायदा गैंग चलता था, गांव जाता, गांव का गांव लूट लेता था, वो डकैतियाँ बंद हो गई। अब हम लोग जिस अपराध के ज़माने में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं रादर जी, वो साइबर फ्रॉड का है। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये अपराध और बढ़ेंगे। उसके 2 कारण हैं। एक तो मेन कारण है कि अब हमारा आपका सबका सारा कारोबार, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे अदरवाइज हो, वो डिजिटल होता जा रहा है जी। हम लोग एक मोबाइल साथ में रखते हैं, ये मोबाइल में ही हमारी सारी दुनिया है। हमारी प्राइवेट दुनिया भी इसी में है, पब्लिक दुनिया, हमारी ऑफिशियल दुनिया भी इसी में है, और हमारी फाइनेंशियल दुनिया भी इसी में जी। सब कुछ इसी में, बैंक इसमें है, आपकी मोबाइल ऐप्स इसमें है, सारा पेटीएम, यूपीआई सब कुछ इसमें ही। ऑफिशियल हमारा जो कन्वर्सेशन वो भी इसी में, अपने घर के लोगों से बात कर रहे हैं, बीवी बच्चे से बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे हैं, वो भी सब इसी में जी। तो जब आप ऑनलाइन सारी बातें करते हैं तो फिर तो वहाँ पर कितने आप सिक्योर हैं, कितने नॉन सिक्योर हैं जी। अभी हमारे फ़ोन पर ही लगातार जैसे विदेशी नंबरों से कॉल आते रहते हैं, जो लेटेस्ट चल रहा है कि मैं ट्राई से ये आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आज मेरे पास भी आया था सुबह रोज आएगा। आप नोटिफिकेशन आ रहा है और आपके फ़ोन का असामान्य प्रयोग करने के कारण आपके सब आए 2 घंटे में बंद कर दिए जाएंगे। ज़्यादा जाना हो तो 1 दबाएं 9 दबाएं, आपने 1 या 9 दबाया, फिर आगे बढ़ते चले गए तो आप इस फ्रॉड में फंस जाएंगे जी। ये कॉमन है कि 2 वजह है। एक वजह इसलिए कि आप सारा ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं, दूसरा इसलिए कि इसके पीछे जो अपराधी लगे हुए दूर हैं, डिस्टेंट हैं, वो कहाँ बैठे कोई पता नहीं है। लेटेस्ट ट्रेंड जो आपको पता होगा, लेटेस्ट ट्रेंड जो ज़्यादा ये जो जिसकी हम लोग बात करें साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट जी,
जी। तो साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट के जो पीछे सरगना लोग बैठे हैं वो लोग विदेश में हैं। जी। सर्वर कहीं किसी का कराची में, अफगानिस्तान में सर्वर की है। कोई जरूरत ही नहीं, सर्वर की क्या जरूरत IP है, वहीं के। सर्वर किसी की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया है, जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में है वहां पर इंडिया के लोगों को ही स्लेव बना ले, साइबर स्लेव। आई डोंट नो कि आपने कभी नहीं साइबर स्लेव वर्ड सुना है ना? हाँ, बिल्कुल सुना है, साइबर स्लेव। तो यहाँ के लोग वहां गए, उनको वहां नौकरी रोजगार देने के नाम पर ले जाया गया और उनको वहां एक ऑफिस में या जैसे कॉल सेंटर टाइप का नहीं होता है, उसमें वहां बैठा लिया गया। उनको यही काम सौंपा गया कि आप ये काम करो, फिशिंग अटैक करो एक तरीके से। नहीं फिशिंग अटैक कहाँ, फिशिंग अटैक अलग चीज हुई, ये चीज सिंपल सीधे कॉल करो, कॉल करो, उनको कहो कि कॉल करके आपको साइबर अरेस्ट करना है, डिजिटल अरेस्ट करना है। तरीके बहुत हो सकते हैं जी। कि आपके नाम से एक जैसे कस्टम से सामान पकड़ा गया है, उससे आप ड्रग्स का कारोबार करते पकड़े गए हैं, ड्रग्स आपके नाम से आया, पार्सल आया है, एक ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि जैसे कि आपके आधार कार्ड का यूज करके या आपके पैन कार्ड का यूज करके बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं, या आपके मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड से बहुत सारे ऐसे मोबाइल नंबर जुड़े उनसे इलीगल काम हो रहे हैं। मैंने किसी न किसी तरीके से आपको एक दहशत में ले आना, भय में ले आना। एक तो भय में लाने वाला, एक दूसरा होता प्रलोभन करने वाला, जो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट फ्रॉड उसका करने वाला। नहीं, किसी तरह से कर करके फिर आपको डर के ला करके या प्रलोभन डाल करके आपको उस माहौल में आना, फिर पीछे बैकग्राउंड बनाते हैं कि साहब ये CBI ऑफिस है, ये पुलिस ऑफिस है। मैं वहीं आ रहा था कि क्या कभी कोई पुलिस वाला, बहुत सारे लोगों की कॉल पे वीडियो कॉल आती है, साहब वो एक बढ़िया वर्दी में बैठा हुआ है, पीछे उसके तिरंगा झंडा, अशोक की लाट, ये सब कुछ लगा हुआ है, पूरा माहौल है कि एक इंस्पेक्टर का केबिन या किसी बड़े पुलिस अफसर का जो केबिन होता है। क्या पुलिस का कोई अधिकारी किसी को वीडियो कॉल करके उसके अपराध के बारे में अवगत कराता है? कभी नहीं कराता है। आपने ध्यान दिया होगा जी, पिछले महीने ही माननीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट मन की बात में जी डिजिटल अरेस्ट की बात की थी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें उन्होंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, जी, कोई भी पुलिस एजेंसी या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस हो, CBI हो, ED हो, कोई भी एजेंसी कभी भी आपको ना तो व्हाट्सएप कॉल करती है, ना वीडियो कॉल करती है। इससे आगे देखिए, बहुत सारे आपको सम्मन वगैरह मिलेंगे, नोटिस वगैरह मिलेंगे जो फेक होते हैं, आपको व्हाट्सएप मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप पर नहीं भेजती है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, ऐसे कुछ भी आता है जी तो तत्काल आप अलर्ट रहें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसे साइबर फ्रॉड, ऐसे साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट से बचने का एक ही तरीका है, आप अपनी अलर्टनेस बढ़ाएं, यानी कि जागरूकता, अवेयरनेस, आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता के अलावा कोई चारा है नहीं। मैं आगे बताना चाहूंगा कि ICCC हमारा है, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है साइबर फ्रॉड के लिए, जो MHA के अंडर काम कर रहा है। ओके, यहाँ का नोएडा में भी बना है शायद कोई अभी? वो अलग अलग है। अच्छा, वो अलग है। जो MHA के अंडर है वो पूरे इंडिया के लिए है। ओके, उसके साथ अब आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो तो आप सबसे पहले आपका 1930 पे कॉल करना है। तो 1930 सारे कॉल वहीं लैंड करते हैं। ओके, ICC में जाके लैंड करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। या उनका एक पोर्टल NCRP, ओके, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ओके, उसमें आप डालेंगे। उसमें पूरे देश के सारे जितने भी ऐसे साइबर क्राइम का आ रहे हैं, सारे डाटा उनके पास इकट्ठे हो रहे हैं जी। तो वो सब पर काम करें कि ऐसे कौन से मोबाइल नंबर हैं जिनको यूज करके साइबर फ्रॉड हो रहा है। ओके, नंबर 1 मोबाइल नंबर, सिम नंबर के अलावा IMEI नंबर। ओके, उसके बाद बहुत बार क्या होता है, एक नई प्रथा साइबर अरेस्ट की, डिजिटल अरेस्ट के बाद चल पड़ा है। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं। कॉल करने वाला आदमी होता है, ओके, कॉल कर रहा है, कोई कर रहा है, फिर आपको कॉल करने के बाद आपको कहा जाएगा कि आप उसमें उसके बहकावे में आ गए, डर में आ गए, प्रलोभन में आ गए, आप इतना अमाउंट इस अकाउंट में डाल दें। तो जिस अकाउंट में डाला जा रहा है वो अकाउंट किसी और का है। वो अकाउंट हुआ, इसको म्यूल अकाउंट हम लोग कह रहे हैं। ओके, म्यूल अकाउंट या रेंट पर जो अकाउंट दिया जा रहा है वो अकाउंट कह रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे एक गैंग अलग है। एक गैंग अलग के लिए काम करता है कि भोले भाले लोगों का, युवा लोगों का, बेरोजगार लोगों को कहता है तुम अपना अकाउंट हमको रेंट पर दे दो। अच्छा, इसमें कुछ पैसा आएगा, तुम्हारा कमीशन तुम अपना रख लेना और हमको निकाल के दे देना। या कमीशन दे देगा उसको, नहीं उसको भी नहीं देता, उसका सारा सब कुछ ले लेता है। अच्छा, उसका अकाउंट ले लेता है उससे, ATM कार्ड ले लिया उसका। ओके, अच्छा, पासबुक भी मेरे पास, ATM कार्ड सब पास है, तुमको मंथली इतना पैसा मिल जाएगा, मंथली इतना पैसा या तो मंथली मिल जाएगा या कमीशन मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि वो अपना, युवा है, बेरोजगार है, वो अपना अकाउंट भी दे रहे हैं। तो जैसे उसमें पैसा आया, वो पैसा आने, यदि हमारा जो NCRP पोर्टल पर आपने यदि टाइम से रिपोर्टिंग कर दिया जी,
और यदि उससे अकाउंट से पैसा आगे नहीं बढ़ा है तो वहाँ रोक लग जाती है, होल्ड हो जाता है। ओके। अपने अखबार में पढ़ते होंगे कि अकाउंट होल्ड हो गया, बाद में उनको वापस मिल जाता है। वो तत्काल दूसरे अकाउंट में डालते हैं। अच्छा, उस अकाउंट में रखते नहीं पैसे को वो? हाँ, कोशिश जितने लिए सेकेंड लेयर में। उनका ये संगठित गिरोह इस तरह काम कर रहा है कि पहले वाले नजर रखता है। यदि पहले वाले ने खुद जल्दी से नहीं ट्रांसफर कर दे दूसरे अकाउंट में तो वो खुद कर लेते हैं, रिमोट ट्रांसफर कर देते हैं। ओके। दूसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट, 2-3 अकाउंट करके फिर उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करके बाहर भेज दिया, फिर वो आपके हाथ में बची नहीं बचा ही नहीं। तो ICCC जो हमारा है उसके माध्यम से जो उसमें सारे बैंक भी सब इन्वॉल्व हैं। जैसे वहाँ रिपोर्टिंग होती है तो बैंक खबर जाती है, तो बैंक उसको विथहोल्ड कर लेता है। ओके। प्राइवेट बैंक भी है सारे, जैसे अपने गवर्नमेंट बैंक तो हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप हैं, ये अलग अलग करने वाले। फर्स्ट बैंक वाली म्यूल अकाउंट वाले लोग अलग हैं, उससे निकाली क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करने वाले लोग अलग हैं, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रांसफर करने वाले लोग अलग हैं। ओके। तो हम या कोई भी एजेंसी इन्वेस्टिगेट करना शुरू भी करती है तो जिनका कोई कुछ मिल जाता है तो उसको तो हम पकड़ लेते हैं। हम इनवेरिएबली जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसको तो पकड़ ही लेते हैं। लेकिन उनको पकड़ने की तादाद तो बहुत है, बहुत तादाद। आज 5 पकड़े, कल 50 पैदा हो जाएंगे। ठीक बात है। अच्छा, जब पुलिस पे कितना दबाव बढ़ जाता है या ऐसे कितनी जिम्मेदारी पुलिस की बढ़ जाती है जब प्रधानमंत्री देश के मन की बात में डिजिटल अरेस्ट की बात करें और वो कहें कि भैया डिजिटल अरेस्ट में और ये सब चीज़ें हो रही, तो ऐसे में पुलिस अपने आप को, ख़ासतौर से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं और मेरठ जोन की बात करूं अगर, तो आपने अपने आप को, अपनी पुलिस को कितना सजग बनाया? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना एडी साहब शिकायतें ये होती हैं कि हमारा 5,000 रुपये का फ्रॉड हुआ और हम जब पुलिस थाने गए या हम कंप्लेंट कराने, लोगों को पता नहीं कि आप जो NCRP और ICC की बात बता रहे हैं, बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि जागरूकता ही इसका एक सबसे बड़ा, अवेयरनेस ही इसका एक सबसे बड़ा तोड़ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट किया था DGP साहब के साथ, वो साइबर क्राइम पर ही मैंने उनसे बात की थी। तो हमारे यहाँ की पुलिस कितनी उसको लेकर के सजग हुई और हमारे यहाँ की पुलिस क्या 5,000 रुपये का बेचारे के साथ, जिसके साथ फ्रॉड हुआ, उसकी मदद करती है? 2 बातें बताना चाहूँगा जी। पहली बात, आपने माननीय प्रधानमंत्री का संदर्भ दिया जी। माननीय प्रधानमंत्री ने जब मन की बात में ये बात कही थी साइबर फ्रॉड के बारे में, तो उनका 2 मकसद था, 2-3 मकसद था। एक तो आम जनता को जागरूक करना, माननीय प्रधानमंत्री की बात कह रहे हैं तो लोग ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा सतर्क होंगे, और मन की बात वो करते भी आम पब्लिक के लिए ही। दूसरे नहीं, उनके मुख से बात आ रही है, उनके तरफ से बात आ रही है, तो हमें समझ में आता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट इशू है। दिस इज माय पॉइंट। यस, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस हम लोग के लिए सतर्क होने के लिए, जी, हम लोग को और भी कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, जी, हम लोग के अवेयरनेस लेवल के, कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाने के लिए, जी। तीसरा जो काम जो MHA और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, सारे बैंक मिल करके इसको सब मिल कर लड़ाई लें। इस लड़ाई को, साइबर फ्रॉड की लड़ाई को कोई एक अकेली एंटिटी नहीं कर सकती, लड़ सकती है। एक तो ये है, एक ये पार्ट था। दूसरा पार्ट जो आपने कहा कि हमारे यहाँ जो 5,000 फ्रॉड हो जाए, करने जाए, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर काफी पहल की है। जी। पता नहीं आपको इतनी जानकारी है। माननीय मुख्यमंत्री ने ये व्यवस्था की है कि सभी जिलों में, सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ओके। वो साइबर हेल्प डेस्क के इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए है कि यदि कोई आ रहा है, किसी साइबर फ्रॉड आ रहा है, उसकी रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत हो रही है, उसकी कार्रवाई में कोई दिक्कत हो, सीधे साइबर हेल्प डेस्क से मिले। ओके। तो सभी जगह साइबर हेल्प डेस्क है। इसी क्रम में 2024 1 जनवरी से सभी जिलों में एक साइबर थाना खुल गया। अच्छा, सभी जिला थानों में? सभी जिलों में। यूपी में बात कर रहा हूँ, यूपी में। जी। यूपी में जब साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम पर काम शुरू हुआ तो सबसे पहले 2 थाने बने, एक नोएडा, एक लखनऊ। नेक्स्ट स्टेज में माननीय मुख्यमंत्री ने अगला स्टेज लिया था कि जब उन्होंने सारे जितने हमारे मंडल मुख्यालय हैं सब एक थाना कर दिया था। हमारे मंडल मुख्यालय 18 थाने हुए। जी। इस साल 1 जनवरी 2024 से सभी जिलों में साइबर थाने हो गए। ओके। तब हमारे 75 साइबर थाने हैं। अच्छा। तो साइबर थाने इसी पर्पस के लिए कि साइबर थाना में साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड को काम देखेंगे। ओके। सभी जिलों में साइबर थाना है। उनके अलावा सभी सामान्य थानों में सभी साइबर हेल्प डेस्क हैं। हम लोगों ने मेरठ जोन में काम करना शुरू किया है कि आप जैसा मैंने बताया, जी, हमने देखा कि किस तरह के लोग हमारे साइबर फ्रॉड आ रहे हैं। एक तो साइबर फ्रॉड हमारे मैक्सिमम जो मैं कहना चाहूँगा करीब 90% हमारे NCRP के थ्रू आता है। ओके। और जो सीधे थाने पहुंचते हैं मुश्किल से 10% होते हैं। जो हमारे थाने पहुंचते हैं सबसे पहले हम काम करवाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग वहाँ कराते हैं। उनकी रिपोर्टिंग करने से हमें डाटा मिल जाता है। जैसे पर्टिकुलरली मान लीजिए आपके साथ साइबर फ्रॉड आया हुआ, आपने हमारे यहाँ कंप्लेन लॉन्च किया, तो सबसे पहले हमें 2 डाटा मिल जाता है आपसे, आपको किस नंबर से कॉल आया था, फिर ये डाटा मिल जाता है कि आपका बैंक से अमाउंट किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ओके। तो आपके लिए एक नंबर है, एक अकाउंट है, लेकिन जब हम वहाँ NCRP पोर्टल पर डालते हैं तो उस अकाउंट को यूज करके जितना फ्रॉड हुआ सब हमें एक साथ पता चल जाता है। ओके।
उस मोबाइल नंबर का यूज कर इतना फ्रॉड सब पता चल जाता है। तो फिर वो हम लोग करते हैं। तो साइबर हेल्प डेस्क का हम लोग ये यूज कर रहे हैं जी। फिर हमारे पास जितने डाटा आ रहे हैं ये एनसीआरपी के थ्रू आते हैं, फिर हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा एक थ्रेशोल्ड कहा कि आप हमें कोशिश करना है जिनके साथ भी 1 लाख से ज्यादा धनराशि का साइबर फ्रॉड हुआ है उसको हम लोग खुद बुला बुला कर इसका अकाउंट मुकदमा लिखवा रहे हैं। ओके, जो आपके पास डेटा एनसीआरपी से आता है उसके अकॉर्डिंग। एनसीआरपी में क्या होता है, जैसे आपने एनसीआरपी में रिपोर्ट किया जी, तो आपका जहां थाना होता है पहले जिले को ट्रांसफर करते हैं, जिले से थाना पहुंच जाता है। ओके, हमारे जिले में हमारे जिले से संबंधित कितने साइबर फ्रॉड है पूरा डाटा हमारे पास है, ओके, ऑनलाइन है। ठीक है। हम ऑनलाइन डाटा फेच करते हैं, कंप्लेन का नाम है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हम उसको संपर्क करते हैं, आपका ये आया है, आप आओ मुकदमा लिखो, मेरे मुकदमा लिखे थे, फिर हम लोग तो उसमें जो 1 लाख से ऊपर है उनको वो आप हम उनको ये नहीं कि 1 लाख से नीचे वाले को नहीं करेंगे। हाँ, मतलब उनकी प्रायोरिटी होगी। 1 लाख से नीचे वालों को भी करेंगे, लेकिन 1 लाख से ऊपर वाले कभी कभी बहुत लोग क्या करते हैं, क्या है कि एक बार लॉज करा दिया फिर कौन थाने जाएगा, आपने कहा ना पहली समस्या जी, उनको लगता है हम थाने गए हमारा मुकदमा लिखा जाएगा। हमने कहा नहीं, हमें प्रोएक्टिव बनना है, हम खुद बुला के उनको मुकदमा लिखें। वही वाली बात है ना, पहले तो वेपन से आपको मुस्तैद होना था, अब टेक्निकली आपको मुस्तैद ही होना है। अब लड़ाई बंदूक की नहीं है, कम है, जीरो तो कभी नहीं होगी। हाँ, बंदूक लड़ाई तो रहेगी नहीं वो तो बात, लेकिन अब आप ये देखें, मैं पुलिसिंग से हट करके 1 मिनट के लिए आपको ले जाना चाहूंगा। जितने हमारे वारफेयर, मिलिट्री वारफेयर हैं, मिलिट्री वारफेयर में साइबर वारफेयर एक इंपॉर्टेंस आ गया है। अभी इजराइल में वो पेजर फट गया जेब में, इजराइल ने किया, वो ईरान में हुआ वो जो कि पेजर लेबनान में वो जेब में रखे थे पेजर और एक साथ 3000 ब्लास्ट। कोई बम चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बंदूक चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो साइबर वारफेयर उधर भी बढ़ रहा है, इधर हमारे यहाँ बढ़ रहा है। एक ये तो साइबर फ्रॉड वाली बात हुई। हमारे नॉर्मल जितने भी क्राइम हो रहे हैं, लूट हो रही है या चेन स्नैचिंग हो रही है, डकैती हो रही है, जो भी हो रही है, वो भी जो अब उनका जो डिटेक्शन हो रहा है जी, वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा हो रहा है, सर्विलांस के थ्रू हो रहा है जी, सीसीटीवी के थ्रू हो रहा है। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था ना सर्विलांस था ना सीसीटीवी, कुछ नहीं था जी। अब हर एक चप्पे चप्पे सीसीटीवी है। मैं आज मेरठ से आपके पास आया हूँ जी, तो रास्ते में कितनी जगह मैं कैप्चर हुआ हूँ। यदि हमें हमारा कोई बैक ट्रैक करना चाहिए पूरा पता चल जाएगा, बिल्कुल किस किस टोल प्लाजा से गुजरे, कहाँ कहाँ मेरे गाड़ी का नंबर, पूरा ट्रैक आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। मैं मेरा मोबाइल जहाँ जहाँ कॉल आया होगा मेरा लोकेशन मिल जाएगा। ठीक बात। तो अब टेक्नोलॉजी जैसे पूरे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन में आ गया है जी, साइबर फ्रॉड के अलावा भी आया, तो टेक्नोलॉजिकल हम जितना एडवांस बनेंगे अच्छी बात है। अभी हमारे यूपी में 9000 सब इंस्पेक्टर इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग करके मार्च में ज्वाइन किए हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली फॉर दिस? नहीं, अच्छा, इतने लार्ज नंबर में ओके, सब इंस्पेक्टर्स पहली बार आए हैं। अच्छा, 9000 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स में अपग्रेडेड होंगे। हाँ, ये नए जमाने के हैं। बहुत सारे इसमें जैसे टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट होंगे, टेक्नो फ्रेंडली होंगे, अपग्रेडेड होंगे आज की चीजों से। तो ये कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो साइबर फ्रॉड की बात कर रहे थे, साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, मैं 2 बात कहना चाहूंगा सबके लिए, आपके लिए भी, आम जनता के लिए। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम आगे आने जाने और बढ़ने वाला है, इसके रूप बदलते जाएंगे। लेटेस्ट चल रहा है ये साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट। इससे कुछ दिन पहले आपने पिछले साल सुना होगा हनी ट्रैप की बातें याद आती जी जी, वो वीडियो कॉल पे वो फोन आ जाता था। हाँ, अब धीरे धीरे कम हो रहा है वो जी। अब साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट ज्यादा हो गया जी। कल से कुछ और रूप का बदल जाए। उससे पहले वो लॉटरी के मेल आते थे कि आपकी फलाने करोड़ डॉलर की, नाइजीरियन फ्रॉड होते थे। इसके रूप बदलते रहेंगे, लेकिन ये रहेगा जी। जैसे कोरोना की बीमारी के उसके वो वेरिएंट्स बदलते रहते हैं, वैसे ही इसके भी बदलते रहेंगे। कोरोना वेरिएंट तो ये हुआ कि उसका जो पीक खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, नहीं आया, लेकिन इसमें इतना अप डाउन नहीं होगा, ये रहेगा। मेरे ख्याल से भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रुकने की जानकारी ही बचाव है, जानकारी है प्लस हमारी अपनी कैपेबिलिटी। होता है क्या, कई बार हमने पकड़ लिया, अब हमने पकड़ लिया अकाउंट है, अब उड़ीसा अकाउंट होल्डर है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है, जिसके साथ वो फ्रॉड हुआ भी रहता है, जिसके साथ बहुत ज्यादा अमाउंट हो, वो तो फील करता है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करता है, परिश्रम भी करता है। लेकिन जिसके साथ कम अकाउंट होता है, इसको फील नहीं कर पाता है। इसको दूसरे उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। जैसे कि आज भी हम लोग जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने लगे हैं, कैश से कम अपने कार्ड से ज्यादा करने लगे हैं जी। आपने फील किया होगा, जब आप कैश से खरीदारी करने जाते हैं, पैसे निकालते हैं, गिन के देते हैं, तो कभी कभी बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, रख ले यार मैं अब ये मत कर। लेकिन वही जब एक कार्ड से करते हैं तो आपको फीलिंग आती नहीं हो, क्योंकि आप गिनना नहीं पड़ा, तो ये कहीं साइकोलॉजिकल। बिल्कुल यही आप 50,000 आप जाएं कैश रख के जा रहे हैं, रास्ते में कोई लुटेरा लूट ले, आपको बहुत कष्ट होगा। ठीक बात। लेकिन 50,000 आपकी गलती से या आपको प्रलोभन से आपके अकाउंट से ट्रांसफर कहीं और चला गया जी, वो फीलिंग नहीं हो पाती। फिर हम उसको उतना पीछा नहीं कर पाते, फिर हम कहीं मन में ये भी रहता है, करे लेने वाला पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कहीं इस कारण भी इस पर जितनी पुलिस की नजर होनी चाहिए जी,
दबाव होना चाहिए वो भी कहीं कहीं कम हो जाता है। पुलिस फिर जैसे वही सामान्य चोरी लूट डकैती में तो इन्वॉल्व हो जाती है जी। इस पर जितना ध्यान देना चाहिए ध्यान दे नहीं पाती है जी। लेकिन जो आगे आने वाले समय है उसमें हमको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान तो देना। जामताड़ा जैसी फिल्में जामताड़ा अब कम हो गया, जामताड़ा तो पुरानी बात हो गई। पुरानी बात हो गई। जामताड़ा में कहाँ कोई साइबर अरेस्ट था? हाँ नहीं, वो तो डिजिटल अरेस्ट नहीं था, वो तो ओटीपी मांगते थे फोन पे, तो वो तो पुरानी चीज हो गई है। वो पुरानी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जामताड़ा पुरानी चीज हो गई। जामताड़ा के बाद तो आप मेवात आ गया, नूह आ गया, मथुरा आ गया, सब आ गया। अब तो मैं जैसा मैंने कहा साइबर स्लेव और कंबोडिया और साइबर स्लेव तो हाँ आपने बिल्कुल नई चीज, नई एक अपग्रेडेशन दी है, इसमें जानकारी दी है, उस पर पूरा काम हो रहा है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। पहले उत्तर प्रदेश में हर जगह जिलों पे एसपी हुआ करते थे, एसएसपी हुआ करते थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई व्यवस्था लागू की, कुछ जिलों में अब कमिश्नरेट कर दिया गया। कमिश्नरेट का और पुरानी व्यवस्था में क्या फ़र्क है? मुझे लगता है, मुझे तो ये इस बात, मैंने आपके कहा कि मैं हर प्रश्न का आपसे जवाब इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, उन तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या फ़र्क है वो व्यवस्था में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी में ये व्यवस्था काफ़ी लेट से लागू हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयास करके लागू किया। जब शुरुआत लागू किया तो पहले 2 जिलों में लागू हुआ था, ये लखनऊ और नोएडा में था। बाद में 2 और जिलों में एक्सटेंड किया गया, वो कानपुर और वाराणसी थे जी। बाद में 3 और जिलों में, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में। आज के डेट में यूपी में 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है जी। आप देखेंगे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अपने देश में बहुत पुरानी सिस्टम है जी। जो अपने मेट्रोज हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता, ऐसे थे ही। गुड़गांव में भी था, गुड़गांव नया बना, लेकिन गुड़गांव नया बना। ये सब नॉर्थ इंडिया में बाद में आया। ओके। साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में, गुजरात वगैरह में बहुत पहले से ही था, बहुत पहले से था जी। आप आंध्रा चले जाएं, तेलंगाना चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, तो छोटे छोटे शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। ओके। मैं बता रहा हूँ इसकी जरूरत क्या है। जरूरत क्या है कि देखिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम और नॉर्मल सिस्टम में क्या अंतर है जी। तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में जो पुलिस कमिश्नर है और उनके नीचे जितने अफसर हैं जी, उनके पास सारे मैजिस्ट्रियल पावर्स आ जाते हैं। ओके। मैजिस्ट्रियल पावर्स में जो सीआरपीसी जो पहले थी, अब जो बीएनएसएस आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जी, उसके तहत जो मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिए गए हैं, जो कि डीएम, एसडीएम, एडीएम वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारे पावर जो है कमिश्नर के पास, कमिश्नर और उसके सबऑर्डिनेट्स सबके पास आ जाते हैं। सिस्टम ये कहता है कि जब आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको बेहतर पता होता है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। शायद उधर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साइड बैठे हैं उनको शायद उतना बेहतर अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, बात भी होती है। दूसरी ओर बड़े शहरों में दिक्कत क्या होती है कि बड़े शहरों में आपको बहुत जल्दी कोई फैसला लेना होता है। मैं लखनऊ के हिसाब से कहना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि लखनऊ में एसएसपी भी रहा और मैं लखनऊ कमिश्नर भी रहा, दोनों लंबे समय रहा। तो जो मैंने फील किया कि एज ए पुलिस कमिश्नर मुझे पता होता था कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या फैसला लेना है, और तो अपने अफसरों के साथ बैठ कर, जैसे मान लीजिए आज अचानक एक आंदोलन हो रहा है, एक पार्टी ने आंदोलन घोषणा की कि हम लोग यहाँ आएंगे, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। कहने के लिए धरना प्रदर्शन कहते हैं, लेकिन बाद में तोड़फोड़ पे उतार हो जाते हैं, तमाम चीजें करने लगते हैं, रूप बदल जाते हैं, उनके प्रदर्शन जाते हैं जी। तो फिर जैसे यदि हमें फैसला करना है तो हम हमारे पास सारे पावर हैं, इंडिविजुअली यू हैव द पावर्स, तो हम अपने अफसरों को बुला करके उनसे डिस्कस करके, उनकी सलाह लेकर के, अपनी प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं 21 महीने रहा एज ए पुलिस कमिश्नर जी, और उसमें चुनाव भी हुए। इस 21 महीने कभी भी हम लोग ने लाठी चार्ज तक की नौबत नहीं आने दी। कि जब भी ऐसे मामले आए, हमने, हमारे अफसर ने, जो उस एरिया के अफसर थे, हम लोग सारे बैठे, सारी प्लानिंग की, कहाँ आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, कहाँ तक आने दिया जाए, कहाँ रोका जाए, क्या परमिशन दिया जाए, क्या ना दिया जाए, क्या बात की जाए ना की जाए। तो ये हम लोग खुद ब खुद निर्णय लेके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रहता था। ओके। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है ड्यूअल सिस्टम में, कि जब आपके पास आपको इम्प्लीमेंट करना हो और जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो जिसको डिसीजन लेना है, वो दूसरे के पास हो, होता क्या है कि यदि कहीं बीच में गैप हो गया, समय से आप फैसला नहीं ले पाए, या आप कुछ और चाह रहे हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं, तो दिक्कत क्या होती थी, यदि सारा सब कुछ ठीक रहा तो सक्सेस उनके पास गया, अब फेलियर हुआ तो आपके पास आया। यानी कि अगर मैं लेमन लैंग्वेज में इसको समझना चाहूँ, अगर एक जिले में डीएम और एसएसपी दोनों हैं, तो एसएसपी को अगर निर्णय लेना है तो पहले डीएम को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। नाउ यू हैव, अगर नहीं, वहाँ निर्णय भी डीएम ही लेंगे। अच्छा, डीएम ही निर्णय लेंगे। अब कमिश्नरी में यू हैव द पावर, जैसे आपको एग्जीक्यूशन की पावर बताना चाहूंगा अपनी सूझबूझ से। बहुत सिंपल जी, कि किसी पार्टी ने, किसी ने कहा कि हमको यहाँ धरना प्रदर्शन करना है, तो सामान्य में वो कहाँ अपना परमिशन अप्लाई करते हैं, डीएम ऑफिस में जी, एसडीएम ऑफिस में जी। वो रिपोर्ट लेते हैं पुलिस से जी, पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद फाइनल डिसीजन उनका होता है कि क्या देनी है इनको परमिशन या नहीं देनी है। और जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आता है तो वो एप्लीकेशन ही आपके यहाँ आती है, सब कुछ हमें करना होता है। ओके, नंबर 1।
अब मान लीजिए परमिशन दे दिया, लोग धरना दे रहे हैं, वहाँ पुलिस के ऑफिसर भी हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, अब उन पर लाठीचार्ज करना है कि नहीं करना है, फायरिंग करनी है नहीं करनी, यदि ऐसी नौबत आई तो कौन डिसीजन लेगा? वो पुलिस कमिश्नर ना उस सिस्टम में तो डीएम लेंगे डीएम या उनके जो अफसर वहाँ मौजूद हैं, एडीएम है, एसडीएम है, जो भी वहाँ से इंचार्ज करेंगे जी, भले वहाँ पुलिस के बहुत सारे सीनियर अफसर खड़े हों, ओके, लेकिन कोई पावर नहीं है। पावर दे हैव, ओके। तो कभी कभी बड़े शहरों में ये दिक्कत आ जाती है कि बड़े शहरों में ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन हो जाए, बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे आंदोलन है, कहाँ डीएम रहेंगे, कहाँ दोनों बात हो पाएगी जी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहले से ही बड़े बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया। पुलिस कमीशन बहुत पहले पुलिस कमीशन आया, पुलिस आयोग की बहुत सारी रिकमेंडेशन है, उन्होंने सिंपल ये कहा है किसी भी शहर की आबादी 10 लाख से 1 मिलियन से ज्यादा हो, वहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करेंगे, होना चाहिए। तो ये तो एक पार्ट हुआ। तो दूसरे तीसरे पार्ट मैंने देखे, वो देखे कि आप जैसे लखनऊ में पुलिस कमिश्नर बैठा है, तो लखनऊ में जो एसएसपी हो चाहे पुलिस कमिश्नर हो जी, उसको आगे ऊपर सीनियर ब्यूरोक्रेसी में सबसे तालमेल कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, आपको रूलिंग पार्टी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मीडिया से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सब लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो यदि आप पुलिस कमिश्नर हैं तो आप सीनियर रैंक के होंगे, एडीजी रैंक का भी हो रहे हैं, आपके पास उतना एक्सपीरियंस होता है, आपकी बात को वो लोग तवज्जो कर देते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है। या आप जूनियर लेवल के होते हैं, फिर सब लोग आप ही पर अपनी बात लादना चाहते हैं, फिर आप उसमें विफल रहते हैं, क्या करें, क्या सही क्या गलत है, नहीं गलत है, फैसला आप ही को लेना है, नंबर एक। दूसरी बात है कमिश्नर सिस्टम में हो गया कि आपके पास अफसर ज्यादा आ गए। ओके, आप पुलिस कमिश्नर है, आपके नीचे ज्वाइंट कमिश्नर हैं, आपके नीचे डीसीपी हैं, एडिशनल कमिश्नर सब लोग हैं। तो फिर आपको सब जगह भागने की जरूरत नहीं होती है। राइट। जैसे एज एसएसपी में था तो कहीं भी कोई क्राइम हो, सीनियर क्राइम हो, तो मुझे भी जाना पड़ता था जी। एज ए पुलिस कमिश्नर में अपने ज्वाइंट सीपी को भेज सकता था। आपके नीचे एसपी सिटी होंगे, एसपी रूरल होंगे, बस 4 हमारे पास। मुझे याद है जब मैं एसएसपी था, मेरे साथ 8 एडिशनल एसपी थे। ओके। उसमें जुरिडिक्शन के 4 ही थे। ओके। और 4 तो प्रोटोकॉल में है, कोई क्राइम है, कोई ट्रैफिक है, इस तरह करके है। तो वो जाए, उसके बाद मांग होती नहीं, एसएसपी साहब आए। अब यदि आप डीसीपी को भेज दे रहे हैं, ज्वाइंट सीपी को भेज दे रहे हैं, तो मांग नहीं होगी, आपको जाना है। फिर आप बैठ करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप बैठ के स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तमाम चीज आपको उसके करने समय है, नहीं तो उसमें इजी हो जाता है बहुत। ये इजी हो रहा है। मैं तीन एस्पेक्ट में बताया। एक एस्पेक्ट बताया कि मैंने आपके पास ऑफिसर ज्यादा हो गए, एक एस्पेक्ट आपको सीनियरिटी ज्यादा होगी तो आप कोऑर्डिनेशन ज्यादा कर सकते हैं, बेटर एक्सपीरियंस आपका है। तीसरा डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास। ये 3 डिफरेंसेस हैं, मजिस्ट्रियल पावर आपके पास आ जाती है। ये 3 डिफरेंस है जो कि सामान्य सिस्टम में और कमिश्नर सिस्टम में फर्क है। तो आप किसे बेहतर मानते हैं? आप कमिश्नरी सिस्टम को? ऑब्वियसली मेरे कहना है जो भी बड़े शहर है 10 लाख से ऊपर का, तो पहले से आप बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। इसी ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने किया भी इसी को, और यही और सब जगह है भी जी, सब जगह। आप देखो अभी हरियाणा में छोटे सोनीपत जी पुलिस कमिश्नर हो गया, पुलिस कमिश्नर हो गया जी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा मूड को रिफ्रेश करता हूँ। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का आपके पास जिम्मा है। एक तस्वीर आई थी बहुत ज़बरदस्त पश्चिम उत्तर प्रदेश की, एक एनकाउंटर की तस्वीर है वो। उसमें एक पुलिस के अधिकारी ठाएं ठाएं की आवाज़ मुंह से निकाल रहे हैं। आया था, बहुत पहले का था, मैंने भी देखा। आप नहीं थे उस वक्त में यहाँ? ऑफ कोर्स आप नहीं थे। मेरे ख्याल से किस जिले का था वो? ये इधर का मुझे लगता है मेरठ या नहीं मेरठ नहीं था, उधर बरेली जोन किसी जिले का था, बरेली जोन के शायद रामपुर अमोरा शायद कहीं का। चलिए मैं जोन से जोड़ता नहीं, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूं। कहीं का भी हो, गलत आई डोंट एग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। और दूसरी बात, यदि हमारी गलती है तो हमें इसको मानना चाहिए जी। देखिए, हम परफेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट होने का दावा नहीं कर सकते। गलती हमसे हो ही सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर जी का उन नए बच्चों को क्या संदेश जो आपके जैसा बनना चाहते हैं? वही कहा कि जो आपने, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कठिन परिश्रम के अलावा इसका और कोई विकल्प नहीं है। आप जो बनना चाहते हैं एक बार अपना तय कर लें, लक्ष्य तय कर लें, और लक्ष्य तय करने के बाद उस लक्ष्य के अनुरूप अपना परिश्रम प्रारंभ कर दें, और आप उतना परिश्रम करेंगे तो मेरा जरूर मानना है कि आपको जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय निकाला और इतने सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, इतनी सारी जानकारियां दी। मुझे लगता है कि वो जानकारियां मैंने आपसे ली जो कि एक आम जनमानस जानना चाहते हैं। और पत्रकार के नाते मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता था, लेकिन मेरे पॉडकास्ट का वो माहौल मैं नहीं चाहता कि वो रहे, और मैं करता भी नहीं हूँ ऐसा। तो मुझे लगा कि वो जानकारी पूछूं, जैसे कमिश्नरी वाला आपका, ये बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा थी जानने की, तो मैंने उस लेवल पर आपसे सवाल पूछा। आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कभी और अगर मेरा आपसे आग्रह हो, मैं ऑन कैमरा चाहूँगा आप मेरे इस आग्रह को स्वीकार करें। आप मुझे मौका देंगे अपने साथ दोबारा से बैठने का, और आज आपने बहुत बहुत समय निकाल करके बहुत बहुत अपना समय, कीमती समय दिया मुझे, उसके लिए सर बहुत बहुत
हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद प्रकट आपको करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे मेरठ जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री ध्रुवकांत ठाकुर जी, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में चाहें, इनका एक ही मंत्र है, कठिन परिश्रम करिए, इनके जैसा आप ज़रूर बन जाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्कूप। नमस्कार।